So hello students, in today's presentation I will give you the concept of gout and their associated treatment drugs. So I am Anand Srivastava from Hygiene Institute of Pharmaceutical Education and Research from the Department of Pharmacology. Starting from first we will discuss what is gout, and as we know the gout and rheumatoid arthritis, most of the time students get confused that what is the basic difference in between rheumatoid arthritis and gout. So the gout is basically metabolic disorder, while rheumatoid arthritis is autoimmune disorder. So separately I will give you the concept of rheumatoid arthritis in detail, but I will suggest students to, whenever they study about the gout, they also correlate their concept with the rheumatoid arthritis too. So their understanding will be better, right? So gout is basically, it is a metabolic disorder. Metabolic disorder means it is a metabolic disorder and which is characterized by elevated serum uric acid level. मीन्स ये सीरम में यूरिक एसिड, या आप बात कर लो ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ने को, आपका किसी, अब देखिए यूरिक एसिड के लेवल का बढ़ना दो बातों पर डिपेंड करता है। या तो आप उस सब्सटेंस का मेटाबॉलिज्म फास्ट कर दीजिए जिसका अल्टीमेट प्रोडक्ट यूरिक एसिड है, नंबर वन। या तो नंबर दो, आप यूरिक एसिड का बॉडी से एक्सक्रीशन को स्लो कर दीजिए, तो भी उसका बॉडी में अल्टीमेटली ब्लड में लेवल बढ़ जाएगा। तो बेसिकली चूंकि हम जानते हैं कि यूरिक एसिड की सॉल्युबिलिटी जो होती है बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है, लो वाटर सॉल्युबल होता है। तो यूरिक एसिड अ प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, हमको यूरिक एसिड बॉडी में हमारे कहाँ से आ रहा है? आफ्टर प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। प्यूरिन्स वो एडेनिन ग्वानिन वाला, राइट, जो बेस पेयर्स होते हैं। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म एंड हैज लो वाटर सॉल्युबिलिटी। यूरिक एसिड हैज लो वाटर सॉल्युबिलिटी, इट मीन्स ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो ब्लड में भी ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होने वाला है, स्पेशली एट लो pH. व्हेन ब्लड लेवल्स आर हाई इट प्रेसिपिटेट्स एंड डिपॉजिट्स इन जॉइंट्स, किडनी एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। एंड जो उस चॉक लाइक स्ट्रक्चर में या जो स्टोन लाइक स्ट्रक्चर में जो यूरिक एसिड क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा उसको हम बेसिकली टोफाई बोलते हैं, राइट। तो टोफाई का मैक्सिमली यूज जो हम गाउट में ही करते हैं और वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के लिए बेसिकली किया जाता है, कलेक्शन ऑफ क्रिस्टल्स के लिए, लंप ऑफ क्रिस्टल के लिए। तो इसको हम कंक्लूड करेंगे, इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड सीरम यूरिक एसिड level. Uric acid is a product of purine metabolism which has low water solubility at low pH. When blood levels are high, it precipitates and deposits in the joints, kidney and subcutaneous tissue. Most of the time joints में basically भी अगर जो body में larger joint होते हैं, बड़े joints, वहाँ पे इनका deposits नहीं होता, पहले इनका स्मॉलर जॉइंट्स में होता। लाइक आपके मेटाटार्सल फैलेंजेस हैं, सबसे प्राइमरी आपका प्रोमिनेंटली सबसे पहले लेग्स के जो टोज होती हैं उसके मेटाटार्सल फैलेंजेस में सबसे पहले ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं। अब ये तो नॉर्मल मैकेनिज्म हो गई कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होता है और यूरिक एसिड का सिंथेसिस होती है, लेकिन नॉर्मली बॉडी उसको रेगुलेट करती है, यूरिक एसिड का यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन करवाती है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर प्रोफाउंड हो जाए, प्रोमिनेंट हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो इट मीन्स प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए, किसी वजह से ज़्यादा हो जाए, तो ज़्यादा होने से भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा और एक्सक्रीशन कम होने से भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। तो यही इसमें आगे बोला गया है कि सेकेंडरी हाइपर यूरिसेमिया अकर्स इन आइदर ड्यू टू द एक्सेसिव प्रोडक्शन, मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ड्यूरिंग कैंसर कीमोथेरेपी। कैंसर कीमोथेरेपी में जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन होता है उसकी वजह से भी ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होगा? यूरिक एसिड का। एंड ड्रग इंड्यूस्ड गाउट भी होता है। ड्रग इंड्यूस्ड गाउट मीन्स लाइक थायाजाइड, फुरासमाइड, पायराजिनामाइड, एथम्ब्यूटॉल, लेवोडोपा रिड्यूसेज यूरिक एसिड एक्सक्रीशन बाय द किडनी। अगर यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन डिक्रीज कर देंगे इट मीन्स ब्लड में लेवल उनका बढ़ जाएगा। तो सेकेंडरी हाइपर यूरिसेमिया की ये दो वजह हुई। इधर आप तो कैंसर कीमोथेरेपी की हम बात कर रहे हैं या तो
एक्सक्रीशन बॉडी से कम होने की बात कर रहे हैं, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ गाउट ड्रग्स की अगर आप बताएं, गाउट का फर्दर क्लास है कि गाउट को एक्यूट गाउट और क्रॉनिक गाउट कहा गया, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे, राइट। ड्रग्स यूज्ड इन गाउट आर फॉर एक्यूट गाउट हम बात करते हैं NSAID, कॉल्चिसिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। वन बाय वन हम डिटेल सबसे इसका डिस्कस करेंगे। फॉर क्रॉनिक गाउट के लिए या हाइपर क्रॉनिक गाउट को ही बेसिकली हाइपर यूरिसेमिया का टर्म दिया जाता है, जबकि गाउट में इनिशियली अगर यूरिक एसिड का क्रिस्टल डिपॉजिट हो लेकिन हाइपर यूरिसेमिया प्रोमिनेंट फीचर ना हो, वहां पे इन्फ्लामेशन इज प्रोमिनेंट फीचर हो, तो उसको एक्यूट गाउट में कंसिडर करते हैं, राइट। मींस दो अगर अटैक आते हैं किसके, पेन के, किससे, गाउटी पेन के अगर अटैक आते हैं इन्फ्लेम गाउट उसकी वजह से, तो उस दो अटैक के बीच में पेन नहीं होगा। मींस जब जब अटैक आएगा तभी पेन होगा इन द एक्यूट गाउट। क्रॉनिक गाउट में दो अटैक के बीच में भी परसिस्टेंटली पेन बना हुआ होगा, तो उसको भी हम डिटेल पढ़ेंगे। फॉर क्रॉनिक गाउट हाइपर यूरिसेमिया का मेन कैरेक्टरिस्टिक है यूरिकोसूरिक वो ड्रग है जो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को ब्लड बॉडी से इंक्रीज कर देती हैं, लाइक सल्फिनापायराजोन और प्रोबेनिसिड। सिंथेसिस इनहिबिटर की बात करें तो लाइक एल्लोप्यूरोनॉल और फिबिक्सोस्टेट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनेशन में आपका एल्लोप्यूरोनॉल ही पूछा जाता है, कई बार कॉल्चिसिन को भी पूछ लिया जाता है, राइट। तो हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। स्लाइड में हम बात करेंगे कि एक्यूट गाउट को हम कब एक्यूट गाउट बोल रहे हैं, क्रॉनिक गाउट क्या है। एक्यूट गाउट मैनिफेस्ट एज सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर इन्फ्लामेशन। सीवियर इन्फ्लामेशन एक एक्यूट गाउट की प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है इन स्मॉल जॉइंट, commonest at metatarsophalangeal joint of great toe due to precipitation of urate crystal in the joint space. The joint becomes red, swollen and extremely painful, requires immediate treatment. ये आपका एक्यूट गाउट है। अब क्रॉनिक गाउट से इसको रिलेट करिए। When pain and stiffness persist in a joint in between attacks, gout has become chronic. मतलब दो अटैक के बीच में भी अगर स्टिफनेस और पेन परसिस्ट है, इट मींस वो कौन सी स्टेज है, कंटिन्यूअस पेन की स्टेज में आप किसको बोल रहे हैं, स्टिफनेस की स्टेज को क्रॉनिक गाउट। अदर कार्डिनल फीचर जो क्रॉनिक गाउट के हैं, हाइपर यूरिसेमिया, टॉफाई की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि स्टोन होगा अंडर द ईयर पिन्ना, आईलिड्स, नोज, अराउंड द जॉइंट्स एंड अदर प्लेसेस टू, एंड यूरेट स्टोन्स इन द किडनी एज वेल। इन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट, ज्यादातर पेशेंट्स जो गाउट के होते हैं बेसिकली वो किसके होते हैं, हाइपर यूरिसेमिया इज ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। मतलब सिक्रीशन का जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है यूरिक एसिड का वो कम हो जाए। जो भी एनायन ट्रांसपोर्टर हैं जो यूरिक एसिड का सिक्रीशन कर रहे हैं वो डिफॉर्म हो जाए या किडनी डैमेज हो जाए, या बेसिकली इस तरीके के केसेस आपके नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा होंगे जिनमें हाइपर यूरिसेमिया की वजह क्या होगी, अंडर सिक्रीशन, मतलब ट्यूबुलर सिक्रीशन कम हो। while in few it is due to ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन जो हम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे थे कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ओवर प्रोडक्शन के पेशेंट कम होते हैं, जबकि हाइपर यूरिसेमिया ड्यू टू अंडर सिक्रीशन इसके ज्यादा होते हैं। Chronic gouty arthritis may cause progressive disability and permanent deformities. Chronic gout में बेसिकली जिस पर्टिकुलर जॉइंट्स की हम बात करेंगे, लाइक कॉमनेस्ट हमारा मेटाटार्सोफैलेंजियल होता है, तो इसमें बेसिकली वो प्रोग्रेसिव डिसेबिलिटी भी काज कर सकता है और परमानेंट उस पर्टिकुलर पार्ट का डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। Now we will talk about the treatment aspect of acute gout. In acute gout, we can use NSAID as well as colchicine and corticosteroid. So NSAID, one of the strong anti-inflammatory drug. NSAID का ओवरऑल जो पर्पज है वो बेसिकली क्या है, या NSAID कोई यूरिक एसिड के लेवल पे वर्क नहीं कर रही है। NSAID बेसिकली जो वर्क कर रही है ये वर्क कर रही है एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे। तो गाउटी जो इन्फ्लामेशन होगा उसको रिड्यूस करने की बात हम NSAID से करेंगे। ये डिजीज के प्रोग्रेशन में हेल्प, स्टॉप करने में हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करेंगे। कैसे? वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लाइक नेप्रोक्जेन,
piroxicam, diclofenac, endomethacin or etoricoxib is given in relatively high and quickly repeated dose. हाई और क्विकली रिपीटेड डोज आपको यहाँ पे कंसेप्चुअल पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है, बिकॉज दे आर क्वाइट इफेक्टिव इन टर्मिनेटिंग द अटैक बट मे टेक 12 से 24 घंटे। 12 से 24 घंटे लग सकते हैं इसको वर्क करने के लिए, लेकिन समवॉट स्लोअर देन द विद कॉल्चिसिन, रिस्पॉन्स इज समवॉट स्लोअर देन विद कॉल्चिसिन। और कॉल्चिसिन के कंपैरिजन में ये कंपैरिजन कॉल्चिसिन से जब आप कंपेयर करेंगे तब आप इस पॉइंट को मेंशन करेंगे कि इनका जो टर्मिनेशन ऑफ अटैक का जो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करके टर्मिनेशन ऑफ अटैक ये करते हैं, वो बेसिकली 12 से 24 घंटे का ड्यूरेशन होता है ऐसा करने के लिए, जबकि कॉल्चिसिन इससे कम समय में करता है, बट जनरली बेटर टॉलरेटेड होती है NSAID, इनके टॉक्सिक इफेक्ट कम होते हैं, इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट प्रेफर देम ओवर कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन में जो टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है इसलिए बेसिकली NSAID को यूज किया जाता है। देयर स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी नॉट यूरिकोसूरिक एक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेनिफिट आफ्टर द अटैक इज ओवर। जब अटैक ओवर हो, राइट, मतलब खत्म हो जाए, तब बेसिकली इनकी डोज जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया था कि रिलेटिवली हाई और क्विकली रिपीटेड डोज होती है, तो इसको अब क्या कर दिया जाता है, लोअर डोज कर दिया जाता है फॉर 3 to 2 वीक्स, वाइल ड्रग्स टू कंट्रोल हाइपरयूरिसेमिया टेक इफेक्ट। जब हाइपरयूरिसेमिया वाली ड्रग अपना एक्शन उस समय प्रोमिनेंटली देंगी। दे आर नॉट रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ड्यू टू रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। इनको कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए कैरी नहीं करना चाहिए। तो ये NSAID का बेसिकली कॉन्सेप्ट है गाउट में, राइट। तो इसमें आपको 2 पॉइंट रिलेटिवली हाई एंड क्विकली रिपीटेड डोजेस को याद में रखना है। क्यों इसका 12 to 24 आवर ये बेसिकली वर्क कर रही है, इसलिए कॉल्चिसिन, चूँकि कॉल्चिसिन फास्ट एक्ट करती है, फिर भी हम इसको यूज करते हैं कि उनकी टॉक्सिसिटी कम होती है, और 3 to 4 वीक के लिए इनकी लोअर डोज कर देते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉल्चिसिन क्या है। दिस इज एन एल्कलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम कॉल्चिकम ऑटम नील। इट इज मोर इफेक्टिव एंड फास्टर एक्टिंग देन NSAID बट रेयरली यूज ड्यू टू हाई टॉक्सिसिटी। कॉल्चिसिन ना तो एनाल्जेसिक होता है, ना तो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। बेसिकली ना तो ये एनाल्जेसिक है, ना एंटी इन्फ्लामेटरी है, ना तो ये यूरिक एसिड के लेवल को कम कर रहा है, क्योंकि यूरिक एसिड को कम करने की बात हम क्रॉनिक गाउट में करेंगे। तो बेसिकली ये अपना एक्शन कैसे देता है, स्पेसिफिकली सप्रेस गाउटी इन्फ्लामेशन। गाउट का जो इन्फ्लामेशन है, अब वो कैसे क्या है, इट डज नॉट इनहिबिट द सिंथेसिस और प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, दस इट हैज नो इफेक्ट ऑन, ये तो सिंपल लाइन है, इट एक्ट्स। अब कॉल्चिसिन किस तरीके से एक्ट कर रहा है, बाई इनहिबिटिंग ग्रैनुलोसाइट माइग्रेशन। उस पर्टिकुलर इन्फ्लेम्ड जॉइंट पे पर वहां पर जो ग्रैनुलोसाइट्स का माइग्रेशन है, राइट, WBCs का जो माइग्रेशन है, न्यूट्रोफिल्स का जो माइग्रेशन है, उसको इन्फ्लेम्ड जॉइंट में क्या करता है, इनहिबिट करता है। इट कॉजेज मेटाफेज अरेस्ट एज विनकल। जिस तरीके से विनकलक्लाइड, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन का यूज एंटी कैंसर में माइटोटिक स्टेज में हम यूज करते हैं, उसी तरीके से कॉल्चिसिन भी ग्रैनुलोसाइट माइग्रेशन को इनहिबिट करता है, और एक साथ ही साथ ये न्यूरोनल मैकेनिज्म के थ्रू गट मोटिलिटी को भी बढ़ाता है कॉल्चिसिन। यही वजह होती है कि कॉल्चिसिन का प्रोमिनेंट जो साइड इफेक्ट होता है, चूंकि गट मोटिलिटी को बढ़ा रहा है साइड बाय साइड, तो इसका प्रोमिनेंटली जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है डायरिया, राइट। तो इसके दो एक्शन होते हैं, 2 तरीके से वर्क परफॉर्म करता है। बेसिकली ये जो नंबर 1 का एक्शन है, यही गाउट के अगेंस्ट वर्क करता है। कार्टिकोस्टेरॉइड की अगर हम बात करें तो ये इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन इसका लगता है। सॉल्युबल स्टेरॉइड सप्रेसेस सिम्टम ऑफ एक्यूट गाउट। क्रिस्टलाइन प्रिपरेशन शुड नॉट बी यूज्ड, बट ऑब्वियसली बात है क्रिस्टलाइन प्रिपरेशन यूज नहीं करेंगे। इट इज इंडिकेटेड इन द रिफ्रैक्टरी केसेस एंड दोज नॉट टॉलरेटेड NSAID एंड कॉल्चिसिन। जहां पे NSAID या कॉल्चिसिन का टॉलरेट नहीं कर रहा, वहां पे हम रिफ्रैक्टरी केसेस में कार्टिकोस्टेरॉइड का यूज करते हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड की मैकेनिज्म आपकी वही होती है ऑलरेडी जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह यूज होते हैं, और बेसिकली PLPA2 फॉस्फोलाइपेज को इनहिबिट करके प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन और थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस को कंट्रोल या रिड्यूस करते हैं। अब हम बात करेंगे क्रॉनिक गाउट की, इसमें बात करेंगे ड्रग डिक्रीजिंग यूरिक एसिड सिंथेसिस। तो लाइक आप अगर हम एल्यूपुरिनॉल की बात करें, एल्यूपुरिनॉल का एग्जामिनेशन में पूछा जाना भी बहुत मस्ट हो जाता है, क्योंकि एल्यूपुरिनॉल कई बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है।
ड्रग डिक्रीजिंग यूरिक एसिड सिंथेसिस, एल्लोप्यूरोनॉल, ये आप इस डायग्राम को एग्जामिनेशन में अगर फार्माकोलॉजी का बच्चे पेपर दे रहे हैं तो उनको ये डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस नाम लिख सकते हैं इस तरीके से, वो एरो करके हाइपोजेंथिन एरो जेंथिन एरो यूरिक एसिड, और इधर एल्लोप्यूरोनॉल बीच में एंजाइम और फिर डैश एलोजेंथिन। ये डायग्राम चूंकि मैंने केडीटी से इसलिए यहाँ पे इंसर्ट किया क्योंकि बेसिकली इस डायग्राम से आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बनेगी। देखिए ड्रग डिक्रीजिंग यूरिक एसिड सिंथेसिस में हम एल्लोप्यूरोनॉल की बात कर रहे हैं, राइट। एल्लोप्यूरोनॉल जो है ये इटसेल्फ सॉल्ट एक्टिंग कंपाउंड है। कितनी हाफ लाइफ होती है इसकी 2 आवर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है जेंथिन ऑक्सीडेज का, राइट। जेंथिन ऑक्सीडेज का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। अब देखिए हाइपोजेंथिन जो बॉडी में ऑलरेडी है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में जो हाइपोजेंथिन मेटाबोलाइट है उसका जो है एनालॉग होता है क्या, एल्लोप्यूरोनॉल। अब एल्लोप्यूरोनॉल उसका एनालॉग है, मींस जब आप इसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं इन दोनों को तो बेसिकली डिफरेंस इस पॉइंट पे है, केवल इस पॉइंट पे, राइट, और ओवरऑल इस पॉइंट पे, और पूरा स्ट्रक्चर इनका सेम है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होने की वजह से इनके चूंकि स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है, हम एल्लोप्यूरोनॉल हमारी ड्रग है, हाइपोजेंथिन हमारा मेटाबोलाइट है, तो एल्लोप्यूरोनॉल चूंकि हाइपोजेंथिन का एनालॉग है तो जो जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होगा बॉडी में, वो एंजाइम क्या करता है, हाइपोजेंथिन को मेटाबोलाइज इनटू जेंथिन, एंड जेंथिन अगेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जेंथिन ऑक्सीडेज कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड। अब हमको इसी सिंथेसिस को स्टॉप करना है, तो हमने क्या किया, हमने एल्लोप्यूरोनॉल लिया जो कि हाइपोजेंथिन का क्या था, एनालॉग था। अब ये एंजाइम कंफ्यूज हुआ और इसने कॉम्पिटिटिवली किसको बाइंड किया, एल्लोप्यूरोनॉल को, और एल्लोप्यूरोनॉल से जब जेंथिन ऑक्सीडेज रिएक्ट किया तो इसने बना लिया एलोजेंथिन, राइट। और एलोजेंथिन जब इसने बनाया तो बेसिकली एल्लोप्यूरोनॉल जो था इसका हाफ लाइफ 2 आवर्स था, जबकि एलोजेंथिन की हाफ लाइफ कितनी होती है, 24 आवर्स। अब इसने बेसिकली जेंथिन इसने, अब चूंकि एलोजेंथिन एल्लोप्यूरोनॉल डेरिवेटेड मेटाबोलाइट है, अब ये फर्दर किस में कन्वर्ट नहीं होगा, यूरिक एसिड में। मींस ओवरऑल हमने क्या किया, जेंथिन ऑक्सीडेज को, इसके एक्शन को यहां से यूटिलाइज करने की वजह कहां पे यूटिलाइज किया, इन द कन्वर्जन ऑफ एल्लोप्यूरोनॉल टू एलोजेंथिन, राइट। तो ड्रग डिक्रीजिंग यूरिक एसिड सिंथेसिस में बेसिकली क्या है, एल्लोप्यूरोनॉल इटसेल्फ इज ए शॉर्ट एक्टिंग टी हैव 2 आवर्स कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ जेंथिन ऑक्सीडेज बट इट्स मेजर मेटाबोलाइट एलोजेंथिन, ऑक्सीप्यूरिन भी बोलते हैं, इज ए लॉन्ग एक्टिंग टी हैव 24 एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये कैसा है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो अब फर्दर यूरिक एसिड सिंथेसिस मिनिमाइज होगी। तो इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन पूछा जाएगा, आपको एरो बना के, एरो के थ्रू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना। अब वो ड्रग की हम बात करेंगे जो इसके बेसिकली यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ा देती हैं। तो चूंकि हमको पता है कि यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन के लिए, जैसे इट कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड बाय ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर एट ऑल साइट्स दैट इन रीनल ट्यूब्यूल्स बीइंग द मोस्ट प्रोमिनेंट। मीन्स ये कॉम्पिटिटिवली ये जो ड्रग होंगी लाइक प्रोबेनिसिड होंगी, ये ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करेंगी। अब किस तरीके से ब्लॉक करती हैं, देखिए ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर होते हैं वो 2 तरीके से बाई डायरेक्शनल वर्क करते हैं, ये रीएब्जॉर्प्शन भी करवाते हैं, सिक्रीशन भी कराते हैं। तो बेसिकली जैसे हम पेनिसिलिन की अगर बात करें, पेनिसिलिन का हमारा जो एक्सक्रीशन कराना होता है बॉडी से वो ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू होता है, राइट। तो जैसे यहाँ पे लिखा है गया है एग्जाम्पल में कि पेनिसिलिन इज प्रीडोमिनेंटली सिक्रीटेड बाई प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, इट्स रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमल, बिल्कुल क्योंकि सिक्रीशन कराना होता है। नेट इफेक्ट ऑफ प्रोबेनिसिड इज इनहिबिशन ऑफ पेनिसिलिन एक्सक्रीशन, मोर सस्टेन्ड ब्लड लेवल आर शीट। अब प्रोबेनिसिड क्या करेगी, उस ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर से बाइंड हो जाएगी जो पेनिसिलिन को पकड़ के थ्रू कर रहा था इन द ट्यूबुलर फ्लूइड, फेंक रहा था ट्यूबुलर फ्लूइड में। तो जब पेनिसिलिन ट्यूबुलर फ्लूइड में नहीं जाएगी, इट मींस उसका एक्सक्रीशन भी कम होगा और ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाएगा। नंबर 1, यूरिक एसिड इज लार्जली रीएब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यूरिक एसिड का रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी, व्हाइल लेस ऑफ इट सिक्रीटेड, सिक्रीशन इसका कम होता है। ओनली 1/10 ऑफ द फिल्टर्ड लोड ऑफ एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो ये वैल्यू बता रहा है कि ओवरऑल इतना अमाउंट यहाँ से आ रहा है, इतना अमाउंट यहाँ से, वो एक अलग पार्ट है। द मेजर ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व इन यूरिक एसिड ट्रांसपोर्ट 1 ए मेंबर ऑफ ओएटीपी फैमिली, ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर फैमिली का है। प्रोबेनिसिड क्या करेगा,
प्रमोट यूरिक एसिड एक्सक्रीशन एंड लोअर इट्स ब्लड लेवल। ये इस ट्रांसपोर्टर को, जो कि क्या कर रहा है, इसको पकड़ के क्या करवा रहा है, थ्रू कर रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, राइट, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, मतलब थ्रो कर रहा है। तो अब इसको क्या करेगा, प्रोबेनिसिड इन्वॉल्व इन द यूरिक रिमूवल ओडीपी फैमिली फिल्टर्ड लोड ऑफ एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो इसको क्या करेगा, अगर यूरिक एसिड ट्रांसपोर्टर यूरिक एसिड के थ्रू ट्यूबुलर फ्लूइड में उसको थ्रो ज्यादा करवाएगा, मींस उसके रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देगा। इसको चूंकि ये रीअब्जॉर्प्शन करा रहा था यूरिक एसिड ट्रांसपोर्टर, तो ये इसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीशन यूरिक एसिड का होगा, ब्लड में उसका लेवल कम होगा। तो ये ओवरऑल प्रोबेनिसिड का मैकेनिज्म है। मीन्स अगर प्रोबेनिसिड के मैकेनिज्म को कंक्लूड करें तो इस तरीके से समझना होगा कि जो ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर यूरिक एसिड के रीअब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं या उनके सिक्रीशन के लिए हेल्पफुल होते हैं यूरिक एसिड के, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन को बढ़ा देगा और रीअब्जॉर्प्शन वाले ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देगा ताकि रीअब्जॉर्ब ना हो एक्सक्रीशन ज्यादा। नोट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझने के लिए। ड्रग्स डिक्रीजिंग, ये उन ड्रग के लिए है जो यूरिक एसिड की सिंथेसिस इनहिबिट करते हैं। बेसिकली ये ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगी इन एक्यूट गाउट, जैसे कि एक्यूट गाउट में हम एल्लोपिरोनॉल का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका टेक्निकल रीजन है, बिकॉज यूरिक एसिड हैज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द रिलीज ऑफ साइटोकाइन। क्योंकि एक्यूट गाउट में हमारा इन्फ्लामेशन हो रहा होगा, और चूंकि हम जानते हैं कि इन्फ्लामेशन ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, तो इन्फ्लामेशन को ही अगर हम बीच में इनहिबिट करने की बात करेंगे, क्योंकि यूरिक एसिड के लेवल को हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यूरिक एसिड के लेवल को हम कम कर रहे हैं बाय डिक्रीजिंग द यूरिक एसिड सिंथेसिस। ड्रग डिक्रीजिंग यूरिक एसिड सिंथेसिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्यूट गाउट बिकॉज यूरिक एसिड हैज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन रिलीज ऑफ साइटोकाइंस। साइटोकाइंस के रिलीज को कम करेंगे। एल्लोपिरोनॉल में एग्रेवेट द इन्फ्लामेशन बाय रिड्यूसिंग यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के प्रेजेंस में यूरिक एसिड को रिड्यूस करके एल्लोपिरोनॉल क्या करेगा, इन्फ्लामेशन को और एग्रावेट कर देगा और क्रॉनिक कर देगा। यही वजह होती है कि हम एक्यूट गाउट में हम बेसिकली एल्लोपिरोनॉल या यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर का यूज नहीं करते, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्यूट गाउट। थैंक यू वेरी मच।